हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो 3-4 दिन क्लास नहीं लगी फिजिक्स की, इसके लिए सबको सॉरी, सबसे माफी मांगेंगे क्योंकि कुछ हेल्थ इशू के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, आज से फिर से हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस उसी शक्ति के साथ, उसी एनर्जी के साथ। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे अवकलन तथा समाकलन की, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको वेग करवाए थे, तो वेग के प्रकार हमने करे थे। उसमें हमने पढ़ा था औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है, परिवर्ती वेग, नियत वेग। तो उसमें हमने बात की थी लास्ट में तात्क्षणिक वेग, और चाल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट में बात की थी तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा था कि इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि अवकलन क्या होता है। समाकलन के बारे में बात इसके बाद में करेंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को अगर लिया है हमने, अवकलन को लिया है, तो हम साथ ही साथ समाकलन को भी पढ़ते हैं। अब देखिए, अवकलन तथा समाकलन ये फिजिक्स के टॉपिक नहीं है बेसिकली, तो ये बेसिकली मैथ्स के टॉपिक हैं, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स में कितना पढ़ेंगे, जितना हमें फिजिक्स में इसकी आवश्यकता होती है। फिजिक्स में कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या कई डेरिवेशन सॉल्व करने में हमें अवकलन तथा समाकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो फिजिक्स में हम अवकलन तथा समाकलन का केवल उतना ही पार्ट करेंगे जितनी हमारे डेरिवेशन में, और कंपटीशन लेवल तक का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स हैं जो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बायो के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ होती है। वो कहते हैं सर अवकलन समाकलन नहीं समझ में आते। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट्स को इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके 12th क्लास में पूरी बुक है अवकलन और समाकलन की, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर पूरी बुक है उनकी। इसको बोलते हैं कैलकुलस, एक साथ इनको, इसको अपन कैलकुलस बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो जो बायो वाले हैं उनको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अवकलन के जितने भी अपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अपने जो जितनी अपना अवकलन है वो अपने फिजिक्स के हिसाब से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अवकलन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, किसी चीज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही अवकलन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, उससे बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाना, बहुत बड़ी राशि बनाना, वो होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। एक बेसिक बात है अपनी, ठीक है। तो देखिए, अवकलन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने को हम दूरी की बात करें, जैसे कि ये दूरी है x, ठीक है। एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है, ठीक है, तो हम उसे x लेते हैं, मतलब ये सामान्य दूरी है जिसे हम x लिया करते हैं। अब एक व्यक्ति 10 मीटर से 10.5 मीटर तक चलता है। एक व्यक्ति 10 मीटर से 10.5 मीटर तक चलता है, तो उसकी दूरी में परिवर्तन कितना आया, उसकी दूरी में परिवर्तन आया 0.5, क्योंकि 10 मीटर से 10.5 मीटर तक चला। या स्थिति में परिवर्तन देखिए, स्थिति में परिवर्तन कितना आया, 0.5 मीटर, मतलब ये विस्थापन है। तो स्थिति में परिवर्तन, देखिए कभी भी परिवर्तन या चेंज नाम आता है तो हम उसके लिए फिजिक्स में ऐसा डेल्टा, ये साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है परिवर्तन। तो v के आगे डेल लग गया तो वेग में परिवर्तन, ठीक है। x के आगे डेल्टा लग गया तो विस्थापन में परिवर्तन। और ये बात सबको समझ में, तो ये परिवर्तन का चिन्ह है। अगर आपके कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो ये चिन्ह है। लेकिन अगर अल्प परिवर्तन आ गया, परिवर्तन तो आया लेकिन बहुत ही कम परिवर्तन आया, तो अल्प परिवर्तन के लिए, अल्प परिवर्तन यहां पे लिखते हैं वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, अल्प परिवर्तन के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, अवकलन का। तो यहां पे डी डेल एक्स लिखा हुआ है,
अल्प परिवर्तन को डेल्टा नहीं कहेंगे, उसको डेल्टा की जगह यहां पे लगा देंगे डी। समझ में आया? तो इस dx को आपको क्या बोलेंगे? dx को विस्थापन, x का मतलब क्या है? विस्थापन में अल्प परिवर्तन। d अगर यू इस्तेमाल, अल्प परिवर्तन आपको इस्तेमाल करना है तो आपको आगे लिखना होगा d। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि अगर आप कभी भी फिजिक्स में इस सिंबल को देखते हैं तो इस सिंबल का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन इतना कि एक सिंबल से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। जैसे 10 से आपको उदाहरण दिया था 10.5, तो इस परिवर्तन को बोलेंगे अल्प परिवर्तन, या अल्प परिवर्तन नहीं बोलेंगे, परिवर्तन। तो कितना परिवर्तन आया? 0.5। तब तो हम लेंगे डेल्टा, ये सिंबल लेंगे। लेकिन इससे भी कम परिवर्तन आए, जैसे कि 10 से परिवर्तन आया 10.001, तो इसमें परिवर्तन कितना है आपके? 0.001। ये होगा अल्प परिवर्तन। और जब भी अल्प परिवर्तन किसी राशि में होता है तो हम यहां पर d इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो हम किसी भी राशि को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ये तापमान की बात करते हैं तो t मतलब क्या हुआ? तापमान। डेल्टा आगे लगा दिया, डेल्टा t का मतलब क्या है? तापमान में परिवर्तन। डेल्टा टी का मतलब है तापमान, इसका मतलब है परिवर्तन। अब मैंने यहां पे dt लगा दिया, dt का मतलब तापमान में अल्प परिवर्तन। मैं अवकलन को भौतिकी के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई भौतिकी के अंदर हमें किस प्रकार से इसका उपयोग करना होता है, किसमें? फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को हमें किस तरह से यूज करना होता है। तो तापमान में अल्प परिवर्तन, इसी तरह से बहुत चीजें आती हैं, तो वो हमें इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, अवकलन वाली किसी भी समीकरण को किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये y है, एक राशि जो कि x का फलन है। क्या है? x का फलन। ये बात बायो वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत में दे देगी। जैसे ये देखते हैं ना, बायो वाले बच्चे देखते हैं ले ये फिजिक्स में भी आप सर मैथ्स लिए, हम तो मैथ्स से बचने के लिए तो हमने फिजिक्स ली थी, बायो ली थी। अपने यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तो ये आप बिल्कुल छोड़ दो। फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स यूज होती है वो बहुत ही इजी होती है, और जो आपको मैं अवकलन बता रहा हूं वो एक ही क्लास में हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स वाले अवकलन को पूरी बुक होती है, वो आराम से पढ़ते रहते हैं पूरे साल, अवकलन समाकलन। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करेंगे, अपने इतनी लेवल बात करेंगे कि हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसानी से हो पाए। ठीक है, तो फंक्शन या फलन क्या होता है? फलन जैसे यहां पे लिखा हुआ है x, इसका मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। जैसे कि हो सकता है इस fx की वैल्यू हो जाए x² + x, और ये y है। तो जैसे जैसे अगर x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू भी बदलेगी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब y x पर निर्भर करता है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 इधर रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 आ जाएगा y, तो y आ जाएगा 2। x की वैल्यू को अगर बदलोगे 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 आ जाएगा y। इसका मतलब अगर x बदलेगा तो y भी बदलेगा। इसका मतलब y x के हिसाब से बदलता है, y x के हिसाब से बदलता है। y x का फलन है, कोई किसका फलन होता है, इसका मतलब वो उसके हिसाब से बदलता है, ये मतलब होता है फलन का। तो यहां पर लिखेंगे y, यहां पर x का फलन है, क्योंकि y x के अनुसार, क्योंकि y x के अनुसार परिवर्तित होता है, क्योंकि y x के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये y क्या हो गया? x का फलन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मुझे y का अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। और x के सापेक्ष इस प्रकार से लाइन आती है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक बार जो मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो।
ठीक है, बहुत आसान है, एक बार मेरे साथ जुड़े रहो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं y x का फलन है, अब मुझे y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो मैं ऐसे लिखूंगा y का अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे कर दूंगा। तो मैंने y का अवकलन किया x के सापेक्ष, अब बताओ y की वैल्यू क्या है, यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो। क्या है y की वैल्यू? fx। तो y की जगह अगर मैं fx लिख दूं तो कोई मुझे कुछ कहेगा थोड़ी, कोई नहीं कहेगा कुछ भी। इसका मतलब सबसे पहले पढ़ना सीखो, एक एक स्टेप चलेंगे। तो पढ़ना कैसे है इसको, कोई भी लिखा हुआ dy बाई dx का मतलब इसको लिखेंगे y का अवकलन, इसको लिखेंगे y का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष, इसको ऐसे पढ़ते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष। अच्छा सुनते रहना, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऊपर क्या है x, इसको पढ़ेंगे x का अवकलन। देखो मैथमेटिक जो भी आपको फॉर्मूला है उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पढ़ना आपको कैसा dx अपॉन dt पढ़ दिया ऐसे नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x का अवकलन t के सापेक्ष, x का अवकलन t के सापेक्ष, इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। t टाइम हो सकता है, समय के सापेक्ष हो सकता है। ठीक है, अब जिस तरह से मान लिए dy अपॉन में dx आ जाए तो क्या करोगे आप, dy बाई dx आ जाए तो बोलेगे y का अवकलन। देखिए फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, ताक्षणिक वेग भी इसके सबसे लास्ट में अपन ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल करेंगे और उस पर किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता लग जाएगा क्या करेंगे। तो एक बार ये मैथमेटिक पार्ट देख लो जल्दी से, y का अवकलन x के सापेक्ष, इसका मतलब है y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको पढ़ना सीखा, अब हम अलग अलग चीजों के या अलग अलग राशियों के किस प्रकार से हम अवकलन करते हैं वो हम देखेंगे अवकलन के सूत्र में। तो सबसे पहले अब यहां पर हम लिखते हैं अवकलन के नियम, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम। तो यहां पर कई सूत्र यहां पर अवकलन के लिखे हुए हैं या आपको याद रखने हैं। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र सबसे पहला वाला है, अगर आपको दिख रहा है ये सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% हमें यही यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मूले में 90% हम यही सूत्र यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र क्या है इसके बारे में बात करते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये सूत्र है x की घात n का अवकलन करना है, x की घात n का, ध्यान से देखते रहिए, x की घात n का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है। ये तो ठीक है, अब कैसे करेंगे अवकलन, अब इस अवकलन को सॉल्व करने का, ठीक है, हल करने का आपको सूत्र बताते हैं। सूत्र यह है कि ये पावर कितनी दिख रही है आपको, x की घात कितनी दिख रही है, n, x की घात कितनी दिख रही है, x की पावर कितनी दिख रही है, n दिख रही है। तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, पावर आगे, n पावर क्या है, n पावर आ जाएगी आगे, लिख दी पावर को आगे, और पावर में से एक हो जाएगा माइनस, एक माइनस करना है। ठीक है, इसके उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक पहला एग्जाम्पल है x की घात 3 x क्यूब, ये एग्जाम्पल है x की घात 3। तो क्या बताया मैंने आपको, अब यहां पर करना क्या है, x की घात 3 का अवकलन करना है x के सापेक्ष। फिर से बोल रहा हूं, x की घात 3 का अवकलन करना है वो भी x के सापेक्ष। तो x की घात कितनी है 3, x की पावर कितनी है 3, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। ये आंसर आ गया भाई, यही इसका सॉल्यूशन था। सबको समझ में आया, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा।
और करके देख लेते हैं। अब जैसे ये एक आ गया, रूट एक्स, ये कैसे करेंगे? तो रूट एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं? डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का मतलब है एक्स की घात 1/2। सबको पता है भाई रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की घात 1/2। फिर से सूत्र क्या है? पावर आगे आ जाएगी, पावर कितनी है? 1/2, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो क्या किया था हमने? फिर से देखेंगे, हम बात कर रहे थे अवकलन करना था एक्स के सापेक्ष। किसका करना था? एक्स की घात 1/2 का, मतलब रूट एक्स का। क्या बोला मैंने? पावर 1/2, पावर हो जाएगी आगे, ठीक है, आगे आ गई। और जो पावर है 1/2, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा? हाफ माइनस 1, आधा माइनस 1 कितना होता है? -हाफ। ये हो जाएगा हाफ 1/2, एक्स 1/2 माइनस 1 कितना होता है? माइनस का 1/2। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखेंगे? 1/2, एक्स की घात माइनस में, याद है एक्स की घात -1 को कैसा लिखा जाता है? 1/x लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्स की घात -1/2 को कैसे लिखा जाएगा? 1/x की पावर 1/2। आई बात सबको समझ में? इनवर्स है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, x का व्युत्क्रम है मतलब -1 है तो 1/x लिखते हैं इसको। तो x की घात -1/2 को कैसे लिखेंगे? गुणा में 1/x की घात +1/2। ठीक है, और आपको यह बात पता है कि x की घात 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स। ओके, तो ये आ गया इसका हल। क्या हल? किसका हल आया? d बाई डी एक्स, ये प्रश्न था। तो रूट एक्स का अवकलन x के सापेक्ष कितना आता है? 1/2 रूट एक्स। ये एक और एग्जांपल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब तो ये सबको समझ में आया भी पहला सूत्र किस प्रकार हमने आरोपित किया? आया सबको समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में हम बात करते हैं रूल नंबर बी की, इसके दूसरे रूल की बात करते हैं। ओके, तो रूल नंबर बी क्या है? रूल नंबर बी यहां पे लिखते हैं, अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट इस फंक्शन के साथ आ जाता है, मान लो हमारे फलन के साथ कोई नियतांक आ गया, देखिए, या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ गया। कैसे आएगा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट? देखिए, जैसे कि d बाई डी एक्स, ये हमारे c एक कांस्टेंट आ गया और वेरिएबल कौन है हमारे पास? x की घात n, ये हमारा x का फलन है। तो इस x की घात n के साथ, ये तो परिवर्ती राशि है, इसके साथ एक नियतांक आ गया। ठीक है, c क्या यहां पर? नियतांक है, तो यहां पे लिख देते हैं c यहां पर नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? जब भी कांस्टेंट और साथ में वेरिएबल आ जाता है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आ जाते हैं तो कांस्टेंट को अवकलन से बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट, चलो बाहर निकलो। हाँ, तो यहां पर हम कहेंगे कांस्टेंट, चलो 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 बाहर चलो। आपकी यहां पर जगह नहीं है अवकलन के अंदर। अब कौन आ गया हमारे पास अवकलन के अंदर वापस से? x की घात n। ठीक है, सही सही लिखते हैं, dx की घात n dx। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे? नियतांक तो c बाहर पड़ा ही पड़ा है, और मैंने क्या बोला था? पावर आगे आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस तरह से काम करना है। तो इस पर भी कुछ उदाहरण हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1 है कि आपको अवकलन करना है किसका? 5/3 गुणा x की घात
3/5 इसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। कैसे करेंगे? तो देखिए x की घात 3/5 के गुणा में कौन है? 5/3। तो 5/3 क्या चीज है? नियतांक है। हम क्या करते हैं, नियतांक अगर कभी भी वेरिएबल के साथ आ जाता है, चर राशि के साथ आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको अवकलन से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले 5/3 चलो बाहर निकलो अवकलन से। क्यों? क्योंकि तुम नियतांक हो। चलो कांस्टेंट बाहर निकलो। तो पहले तो इसको बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी। पावर कितनी है? 3/5। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? देखिए 5/3 क्या है? कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर क्या करा हमने? अवकलन। पावर क्या है? 3/5 आगे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया। तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। और x की घात 3/5 में से -5 करो तो कितना आता है? देखो एलसीएम लो, कितना आएगा? 5। यहां पे क्या करेंगे? 3 - 5 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? यहां पे सॉल्व करते हैं तो x की घात -2/5। ये देखो, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर -2/5। ये आ जाएगा हमारे पास इसका अवकलन। आ रही बात सबको समझ में? ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन उदाहरणों से हम अवकलन करते हैं। तो ये हमने बी पॉइंट किया अवकलन का। एक जल्दी से सी पॉइंट देखिए। ये सी पॉइंट देखिए। अब देखिए, अगर कभी भी अवकलन के अंदर अकेली सिंगल कांस्टेंट राशि आ जाती है, ठीक है, अवकलन के अंदर अकेला नियतांक आ जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? 0 क्यों आएगा? क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं अल्प परिवर्तन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अवकलन का मतलब होता है बहुत अल्प परिवर्तन। अब जब कोई नियतांक है, नियत मतलब फिक्स, तो कोई चीज ही फिक्स है तो उसमें परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। डायरेक्ट या तो ऐसे याद रख लो, नहीं समझ में आ रही है, सीधी बात याद रख लो कि नियतांक का अवकलन 0 होता है। ठीक है। क्योंकि नियतांक का अवकलन इसलिए 0 होता है क्योंकि नियतांक में परिवर्तन तो कुछ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके भौतिक विज्ञान फिजिक्स में 20 नंबर का पेपर में हमेशा आपके 20 नंबर ही आते हैं। तो पहले एग्जाम में आपके 20 में से 20 आए, दूसरे एग्जाम में आपके 20 में से फिर 20 आए, तीसरे में भी 20 में से 20 आए, चौथे में भी 20 में से 20 आए। आपके हमेशा ही 20 में से 20 आते हैं। तो आपके अंकों में परिवर्तन कितना आया बताओ? 20 नंबर आ रहे हैं तो परिवर्तन कहां आया? अगली बार भी 20 आए तो परिवर्तन 0 आया। वही चीज बनी रहती है तो परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन 0। तो यहां पर वही बात हो रही है, अगर जो फंक्शन है, जो फलन है, वो खुद ही नियतांक है, नियत है, नियतांक कह रहा है नियतांक है, तो उसमें परिवर्तन कितना आएगा? उसमें परिवर्तन तो 0 ही आएगा। आई बात समझ में? वही बात है पूरी। तो उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए यहां पे 5 आ जाता है, अकेला 5 आ गया। अब 5 कभी परिवर्तित होता है, 5 अपने आप 6 हो जाएगा क्या? कभी नहीं होएगा। तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है कि कभी भी अवकलन के अंदर नियतांक या कांस्टेंट आ जाएगा तो आंसर डायरेक्ट ही 0 आएगा। ठीक है। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाएगा तब इसको हम 0 नहीं करेंगे, तब इसको हम अवकलन से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो जब कांस्टेंट, जब तुम अकेले आओगे, कांस्टेंट मेरी बात सुनो, जब तुम अकेले आओगे तब तुम्हारा अवकलन हम 0 कर देंगे। लेकिन जब तुम कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आओगे ना, तब हम तुम्हें एक बार बाहर भेज देंगे। चलो चलो कांस्टेंट बाहर चलो, सी। अब हम x की घात n का अवकलन करेंगे। ये बात आपको सबको समझ में आई क्या भाई? ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, सी पॉइंट तक बात कर ली। ठीक है। अब आगे देखिए,
अब इसके कुछ और फॉर्मूले देखिए, 90% फॉर्मूले ना इन्हीं 3 पर बनते हैं। अभी बाकी डिस्कस करते हैं, उसके बाद ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल के न्यूमेरिकल किस प्रकार आते हैं वो भी अभी करेंगे इसी क्लास में ही, जल्दी जल्दी करते रहेंगे, ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखिए और फॉर्मूले देखिए। हाँ, यहां पर देखिए, यदि कोई ये चर घातांकी फलन आता है EX, क्या आता है? चर घातांकी। आप कहोगे सर ये चर घातांकी कहां से आ गया? अब आपको इसमें भी दिक्कत होगी, ये बताना पड़ेगा। एक बार ऐसा करिए, आप देखिए ये E होता है ना, E, इस E को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चर घातांकी। क्या बोला जाता है? चर घातांकी, ठीक है। एक होता है समानुपाती, होता है ना, जैसे समानुपाती होता है वैसे होता है चर घातांकी। ये फलन होता है, गणित का फलन होता है, ठीक है। किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, आपको हर बात समझानी भी जरूरी है, नहीं तो फिर कहोगे आप अच्छा नहीं पढ़ाते सर, आप तो फिर ये अच्छा नहीं पढ़ाते हो। तो इसलिए सब बातें बतानी जरूरी होती है, करें क्या, इसलिए टाइम निकल जाता है फिर हमारा। देखो, जैसे कि मान लो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक है रोहन, और एक बच्चा है उसका नाम है मोहन। रोहन और मोहन। रोहन जैसे ही 12वीं करता है उसका नीट में सिलेक्शन हो जाता है और बाद में MBBS करने के बाद डॉक्टर लग जाता है। उसकी सैलरी होती है शुरुआत की, मान लीजिए 50,000 रुपए, ठीक है। और हर महीने इसकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ती है। तो पहले महीने कितनी थी? 50,000, दूसरे महीने 60,000, तीसरे महीने 70,000, 80,000। डॉक्टरों की सैलरी ऐसे बढ़ती है, ठीक है। तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, हर एक महीने में सैलरी कितनी बढ़ रही है उसकी? 10,000, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अगर अपन समय का उसकी इनकम या सैलरी, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं सैलरी के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? सीधा सीधा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हर महीने उसकी इनकम 10,000 रुपए से बढ़ रही है, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं कि ये ग्राफ जो बढ़ रहा है वो समानुपाती के हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ही इसकी सैलरी बढ़ रही है। ये बात आपको समझ में आई? जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी तनख्वाह भी बढ़ रही है, तो समय के साथ बराबर बराबर बढ़ रही है, इसलिए बोलेंगे इसकी तनख्वाह समय के समानुपाती है। समय बढ़ता है, तनख्वाह भी बढ़ती है समानुपाती रूप से, ओके, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं मोहन की। मोहन का बाय चांस इसने क्या किया, तैयारी ना करके दवाई की दुकान खोल ली। क्या कर ली? इसने कहा भाई दवाइयों में काफी स्कोप है, आजकल सब डेंगू बीमारियां चल रही हैं, तो क्यों ना दवाई की दुकान ही खोल ली जाए। तो फार्मेसी का कोर्स करना पड़ता है उसके लिए, इसने फार्मेसी का कोर्स कर लिया। तो और उसके लिए सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कोई ऐसे नहीं है कि आप भी दवाई की दुकान खोल लो, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, फिर फार्मेसी की कोर्स करना पड़ता है, फार्मेसिस्ट, पता होगा शायद आपको। अब देखो, तो बात करते हैं इसकी कमाई की। अभी अपना मेन मोटिव क्या है? चर घातांकी को समझना। हम चर घातांकी को समझना चाहते हैं, उसके लिए ग्राफ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मोहन ने दुकान खोली और सबसे पहले दवाइयों की दुकान खोली और पहले महीने उसने कमाए केवल 1,000 रुपए। कितने कमाए पहले महीने? 1,000 रुपए, ठीक है। पहले महीने कमाई हुई 1,000 रुपए, ठीक है, इतनी सी कमाई हुई। दूसरे महीने इसने कमाए 15,000 रुपए, ठीक है। दूसरे महीने मोहन ने कमाए 15,000 रुपए। तीसरे महीने इसने कमाए 80,000 रुपए। तो देखिए, पहले महीने कमाए 1,000 रुपए, फिर कमाए 15,000, फिर कमाए 80,000। उसके बाद इसने अपनी काम बढ़ाया, चौथे महीने इसने कमाए 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, फिर 15 लाख,
इसका मतलब क्या है, ये जो इसकी जो इनकम है, जो तनख्वाह वो बढ़ रही है या इसकी कमाई जो बढ़ रही है वो समानुपाती रूप से नहीं बढ़ रही है, वो सीधी सीधी नहीं बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, ऐसे सीधी ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी जो इनकम है ना वो समानुपाती रूप से नहीं बढ़ रही, तो कैसे बढ़ रही है, चर घातांकी रूप से। आई बात सबको समझ में, एकदम से बढ़ना को बोलते हैं चर घातांकी रूप से बढ़ना, ये बड़ा चर घातांकी रूप से, समझ में आई बात। तो चर घातांकी रूप, तो यहां पर अगर समय है तो मैं बोलूंगा चर घातांकी रूप से समय के साथ बढ़ रही है। अगर कोई चर घातांकी रूप से दूरी के साथ बढ़ेगा तो हम लिखेंगे e की घात x लिखेंगे, इसको बोलते हैं चर घातांकी फलन। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझने की समस्या आ गई कि भाई चर घातांकी का मतलब क्या होता है। देखिए, केवल इसको अपन को अभी मतलब समझना है, हर चीज का फिजिक्स में हर चीज का मतलब समझना है। ऐसा नहीं है कि पेपर में आपसे पूछेंगे चर घातांकी किसे कहते हैं आप समझिए, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन कभी भी फिजिक्स में आ गया चर घातांकी तो हम हो गया यार चर घातांकी क्या होता है, हर शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चर घातांकी रूप की वृद्धि क्या होती है, ऐसे चर घातांकी रूप से वृद्धि भी होती है और चर घातांकी रूप से कमी भी होती है। ठीक है, मान लीजिए इसने 10 करोड़ रुपए कमाए, एकदम से घाटा हो गया, वापस कहां आ गया, जीरो पे, तो चर घात हम कहेंगे चर घातांकी रूप से वृद्धि हुई थी, चर घातांकी रूप से कमी भी हो गई। तो चर घातांकी रूप से कमी भी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार वृद्धि होती है, तो वही बात होती है। ओके, तो पता लग गया सबको भाई चर घातांकी क्या होता है। ओके, तो इस प्रकार अगर कभी यहां पर देखिए, पहले तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, कभी भी इसके अंदर यदि चर घातांकी आ गया, यस, तो यहां पर कभी भी अगर चर घातांकी आ जाए तो आपको क्या करना है, और उसका आपको x के साथ अवकलन करना है, तो वो ही वापस आपको रिपीट वैल्यू मिलेगी। जैसे e की घात x का अगर आप x के साथ अवकलन कर रहे हैं, देखिए e की घात x का x के साथ आप अवकलन कर रहे हैं तो फिर से आपको e की घात x ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर e की घात x के अंदर x के साथ कोई गुणा में आ जाए, देखिए x के साथ a गुणा में आ गया यहां पे, तो क्या होएगा, तो a बाहर आ जाएगा जो गुणा में है x के, देखिए, और वापस से हम e की घात ax लिख देंगे। मतलब क्या होता है, चर घातांकी का अवकलन वही आता है वापस, चर घातांकी का अवकलन फिर से हमें वही प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये log है, ln का मतलब होता है नेचुरल, n का मतलब है नेचुरल प्राकृतिक, l का मतलब है log मतलब लघु गुणक, लॉगरिथम ये भी एक फलन होता है। जैसे चर घातांकी आपको समझाया ना, वैसे लॉग भी होता है, इसे भी किसी क्लास में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही कभी भी मान लो आपको कभी दिखे, बहुत ही रेयर चांस है कि कभी आएगा, इसको अपन अलग से, एक मिनट, यस, तो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं एक बार कि लॉग किस प्रकार से न्यूमेरिकल में आता है, तब बात करते हैं आगे। देखिए, तो यहां पर बात करते हैं लॉग किस प्रकार आता है। तो इस प्रकार, या तो देखिए पेपर में ऐसे लिखा होगा ln, या किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा ln x, या कई बार इसकी जगह ऐसा भी लिखा होता है log e x, ऐसा भी लिखा हुआ होता है, और इसका हमें x के साथ ही क्या करना है, अवकलन। तो इसका आंसर आता है 1/x, केवल इतनी सी बात, फिर से बता रहा हूं, ये log x है, log x या ln x, ये और ये एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो इसका अवकलन सीधे सीधे क्या आता है हमारे पास, 1/x आता है। फिर से बताता हूं, जैसे मान लीजिए log या ln y आ गया लिखा हुआ, l इधर आ गया n, कई बार ये केवल ऐसे डंडी भी खींची होती है तो उसका मतलब भी ln है। ठीक है, तो ln और यहां पर आ गया y, और मुझे इसका क्या करना है, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, y के साथ इसका अवकलन करना है। तो क्या आएगा, ln y के साथ अवकलन करना है, तो कितना आएगा, क्या आएगा आंसर, 1/y। समझ में आई बात सबको। ये देखिए log x या ln x
का अवकलन x करोगे तो आएगा आंसर x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1/x, y है 1/y, इतनी सी बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा भाई। ओके, अगला है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, cos x। ये सीधी सीधी बात आपको याद रखनी है, साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x। उसके बाद देखिए cos x का अवकलन होगा माइनस का साइन x। ठीक है, बायो वालों को ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। बस आपको ये देखिए 5 फॉर्मूले, ये देखो सबसे ज्यादा 90% तो आपको यही वाला याद रखना है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही कम आते हैं, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, 10% मान लो 11th और 12th में, 90% वो आएगा। और cos x का माइनस साइन x। ठीक है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। बाकी देखिए अवकलन समझने हैं तो ये कम से कम ये 9 ही सूत्र हैं, ये याद रखने पड़ेंगे सबको। ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। cos x का माइनस साइन x याद रखना है, tan x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, cot x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का secec sin x, cosec x का माइनस cosec x cot x। तो ये सारे फॉर्मूले आप देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे याद करने में, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले ली सबने। ये देखिए 1 से 5, अब ये 6 से 9। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम ताक्षणिक वेग की। और हम ताक्षणिक वेग में किस प्रकार, देखिए ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो ताक्षणिक, अब आपको पता लग गया, किसी क्षण में जो विस्थापन होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा, बहुत ही कम होगा ना विस्थापन में परिवर्तन। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर मतलब बटे में समय, समय भी बहुत अल्प होगा, इसलिए dx/dt। तो यहां पे लिखेंगे, और यही होता है हमारे पास विस्थापन में परिवर्तन की दर या बहुत अल्प हो तो इसको बोलते हैं हम ताक्षणिक वेग। तो यहां पे लिखेंगे विस्थापन अल्प परिवर्तन, विस्थापन में अल्प परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग कहते हैं, या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन ताक्षणिक वेग कहलाता है। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये बात भी अच्छी लगेगी तो हम इसको लिख देते हैं, ये वाला शायद मैंने पहले भी क्लास में करवाया था, तो लिख देते हैं विस्थापन का समय के साथ अवकलन, समय के साथ अवकलन ताक्षणिक वेग कहलाता है। समय के साथ अवकलन ताक्षणिक वेग कहलाता है। ओके जी, आई बात सबको समझ में। x का विस्थापन का समय के साथ, पर देखो विस्थापन में क्या हो रहा है, अल्प परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, समय के साथ। तो बोलेंगे विस्थापन का समय के सापेक्ष जो अवकलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग। यहां पर बात अगर आपको ताक्षणिक चाल की करनी है तो दूरी, यहां पर x की जगह आप विस्थापन को दूरी बोल दो, तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, ताक्षणिक चाल कहलाता है। देखिए विस्थापन की जगह दूरी कर देंगे, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन ताक्षणिक चाल कहलाता है। तो ये हो गया ताक्षणिक वेग और चाल। ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। ये पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी, लेकिन अब आपको पता लगा है कि ताक्षणिक वेग विस्थापन के अवकलन से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब पेपर में किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम यहां पर अभी एक एग्जांपल की बात करते हैं कि पेपर में किस तरह से हम, फिजिक्स में हम किस प्रकार से डिफरेंशिएशन को, अवकलन को इस्तेमाल करेंगे। ओके, बात करते हैं। देखिए तो यहां पर देखते हैं कि किसी वस्तु या किसी वस्तु का
विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ निम्न प्रकार, समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है? x बराबर, यहां पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, ऐसे परिवर्तित होता है। ठीक है, t बराबर एक या t बराबर 2 सेकंड पर ताक्षणिक वेग ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए? ताक्षणिक वेग ज्ञात कीजिए। देखिए ताक्षणिक वेग है ना, किसी क्षण पर ही होएगा, तो एग्जैक्टली t बराबर 2 सेकंड, मतलब उसी क्षण 2 सेकंड पर आपको ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ताक्षणिक वेग? ताक्षणिक वेग का हम सूत्र लगाएंगे। ताक्षणिक वेग होता है विस्थापन का अवकलन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। वैल्यू पुट कर देंगे d बाय डी टी, और x की वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। x की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। ठीक है, ओके भाई। क्या करेंगे? सबसे पहले टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे। देखिए अब अवकलन टी स्क्वायर का भी करना है प्लस में 3t क्यूब का भी करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले यहां पे लिखेंगे अवकलन करना है टी स्क्वायर का, तो यहां पर टी स्क्वायर का कर दिया प्लस, फिर से अवकलन करना है किसका करना है? 3t क्यूब का, तो यहां पे लिख देंगे 3t क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अवकलन करना हमने सीख लिया है, कैसे करते हैं? पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहां पे देखिए v इक्वल टू पावर कितनी है? t की पावर कितनी है? 2, तो पावर 2 क्या आ जाएगी आगे, और 2 में से 1 हो जाएगा माइनस। 2 में से 1 माइनस करना आता है कि किसी को? 2 माइनस 1 1, तो वापस कितना बच जाएगा? 2t प्लस, अब देखिए ये वाला, देखिए 2 पावर घात आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। ये देखिए इसमें कांस्टेंट आ गया। मैंने क्या बोला था कि कभी भी अवकलन में कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है। चलो कांस्टेंट बाहर चलो। अब पावर कितनी है? 3 पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। कैसे सॉल्व करेंगे? 2t, 3 इंटू 3 9t स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? ये हमारे पास आ गया वेग, ताक्षणिक वेग। लेकिन कितने समय पर आपको ज्ञात करना है? कौन से समय पे? 2 सेकंड पर। अब आप t बराबर 2 रख दो यहां पे, क्योंकि आपको 2 सेकंड पर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर t की जगह 2 रखो। 2 इंटू 2 4, t की जगह 2 रखना भाई। ठीक है, 9, यहां पर 2 रखो t की जगह 2, 2 का स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 4 प्लस 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 9 चौक कितना होता है? 36, 36 प्लस 4 कितना होता है? 40। तो कितना आ गया ताक्षणिक वेग? 40 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो क्या आपको आज की क्लास समझ में आई भाई सबको, या कोई दिक्कत है आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने बात की है अवकलन की। अवकलन कैसे होता है, किस प्रकार इसको हम बोलते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, ये सूत्र सबको याद रखने पड़ेंगे, ये वाले जो बताया आपको मैंने। वो एबीसी पॉइंट सबको याद आए? एबीसी पॉइंट एक बार वापस से कर लेते हैं इसको डिस्कस। ए पॉइंट क्या था? x की घात n, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर बी पॉइंट हमने पढ़ा था, बी पॉइंट पढ़ा था, कभी भी
x की घात n के मल्टीप्लाई में अगर कोई नियतांक आ जाए, नियतांक क्या होएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में आ जाए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अकेला कांस्टेंट आएगा, सी पॉइंट था कि अकेला कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो उसका अवकलन सीधा ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये मुख्य बिंदु थे। उसके बाद हमने फिजिक्स में किस प्रकार से इस पे न्यूमेरिकल करते हैं वो भी करके देख लिया और अगली क्लास में भी करके देखते रहेंगे। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे, देखिए, समाकलन की। अभी बात की हमने अवकलन की, अगली क्लास में बात करने वाले हम समाकलन की। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में पूछो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका इजीली जवाब दे सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए RBSC ऑनलाइन क्लासेस। बाय बाय।